नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। बताएं आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया है। इसके जरिए अब सिर्फ एक क्लिक से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा। ऑनलाइन सेवा को लॉन्च करने के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने के बाद अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के जरिए वेरीफाई की जा चुकी है और इनका डाटा अपडेट कर दिया गया है और अब ये परिवार सरल पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। जिनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है और अगर उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वो जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। तो पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च की ऑनलाइन सेवा। इस दौरान जो है कई जानकारियां भी वो साझा करते हुए नजर आए। और प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों द्वारा किए गए शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में गैर हाजिर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही उनकी एक दिन की सैलरी काटने के आदेश भी दिए गए। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि बैठक में उनके सामने 16 मामले आए, जिनमें से 9 मामलों को निपटा दिया गया है। वहीं 7 मामलों को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है। आज मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था। इसमें 16 कंप्लेंट्स थी जो रेगुलर थी, उसमें 9 का निपटारा हो गया। 7 अभी कुछ कारणों से हमने पेंडिंग रखी है, जिनको अगली मीटिंग में लिया जाएगा। और 15 लोग जो हैं वो इंडिविजुअली मिलकर हमें कुछ शिकायतें देकर गए हैं और हमारे यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कुछ ज्वलंत मुद्दे जो उनके ध्यान में आए वो रखे हैं। तो उसमें भी हमने जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं उनको कहा है कि वो जैसे ही वो बोलेंगे तो उनको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करें। इधर डीएसपी हत्याकांड और प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान खनन मंत्री ने साफ कर दिया है कि खनन माफिया को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनाते हैं आपको। अवैध खनन को रोकने के लिए गए डीएसपी की हत्या के बाद आखिर क्या कुछ निर्णय लिया गया, आगे की रूपरेखा किस तरीके होगी, इसको लेकर हमारे साथ खनन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है और आगे के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है? जो डीएसपी की जो हत्या हुई है और पूरे प्रदेश में इस तरह का सब लोगों ने इसकी भर्त्सना की है और जो भी कार्रवाई उचित हो, जहां भी इस तरह की खनन है करते हैं ये लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैंने पहले भी कहा था, जहां पे थाने हैं, चौकी हैं, जो भी हैं, इन खिलाफ कार्रवाई कराएं और इसको किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं कि चाहे जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर लगाए जाएं, इसको लेकर पूरी कार्रवाई बरती जाएगी और की जा रही है। आगे की रूपरेखा किस तरीके से तय करेंगे कि अवैध खनन रुक पाए? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं आज पुलिस लगा दी, आज के ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए इस तरह की। जहाँ भी जहाँ माइनिंग बंद है, जहाँ इस तरह के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको हमें सबको, चाहे खनन है, फॉरेस्ट है, पुलिस है, सबको इसको रोकना चाहिए। इस तरह की बेकायदे ना हो, इस तरह से जिस तरह से डीएसपी उसमें जिस तरह से हत्या हुई है, इस तरह किसी की जान ना जाए।
खनन माफिया लगातार पनप रहे हैं, क्योंकि मामला ताजा सामने आया है। मेरा मामला है कि हमने खनन पे नकेल डालने का प्रयास किया है और पहले जहां 400 करोड़ रेवेन्यू प्रदेश को मिलता था वह रेवेन्यू को 1000 करोड़ के आसपास पहुंचाने का काम करा। करोड़ रुपए के चालान हुए पूरे प्रदेश में, 350 करोड़ के आसपास, 350-400 करोड़ उनके ओवरलोडिंग है या उसके एनजीटी में है, व्हीकल सीज के सबको करा है। अगर इसको हम ना कर दे तो ये माफियाओं के जेब में जाता है और इनके लिए क्या है कि सरकार के खजाने में है। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और इसको लेकर तमाम जो विभाग हैं वो अब पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। पलवल के कुशलीपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर मंडल आयुक्त संजय जून को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं विधायकों को धमकी मिलने के मामले में भी उन्होंने अपना बयान दिया। वहीं डीएसपी हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। चौधरी रतन सिंह जी गांव के आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्षी नेताओं का दमन किया जा रहा है, जिस तरह से ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में तमाम हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ी हुई है, आज विधायक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आज विधायक को भी एक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनको धमकी दी गई कि तेरे बच्चों को हम बोटी बोटी काट के तेरे घर पहुंचा देंगे। तो इस तरह से जो भय का माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, पहली बार 6 विधायकों को इस हरियाणा प्रदेश के अंदर धमकियां दी गई हैं जान से मारने की, और साथ ही उनसे फिरौती मांगी गई है। यहाँ पर जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, पूरा क्रिमिनल आदमी यहाँ पर आया हुआ। अवैध खनन के जो माफियाओं से सरकार पूरी तरह से मिली भगत है। इनके मंत्री और विधायक उनसे मिले हुए हैं और तभी उनका इतना हिम्मत हुई कि एक डीएसपी को जिस तरह से बेरहमी से कुचला गया, वो एक बहुत ही उससे ये पोल खुलती है सरकार की कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और इधर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह की पार्टी से नाराजगी दूर हो गई है। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर सिंह ने डिप्टी सीएम की जमकर न सिर्फ तारीफ की, बल्कि पार्टी को संवारने और आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी नेता आपको धोखा नहीं देगा। आपको बता दें कि ईश्वर सिंह हल्के में विकास कार्य नहीं होने से नाराज चल रहे थे। यही नहीं, कई मौकों पर वो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने दुष्यंत चौटाला की तारीफ की है, उससे लगता है कि अब ईश्वर सिंह की पार्टी से नाराजगी दूर हो गई है। और आपसे ज्यादा पार्टी का मेरी बेनती है आपसे कि जिस ढंग से आपने पार्टी को सजाया संवारा, उसको बढ़ाए, उसको आगे और ज्यादा तरक्की कराएं। हम आपके साथ कदम दर कदम चलेंगे और मैं ऐसा भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी का कोई भी जो है ना राजनीतिक नेता ऐसा आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी जो है ना आपको पीछा नहीं पाएगा। वो आपकी तरक्की के अंदर 2 दुगने चांद लगा करके आपको देगा। इधर रतिया नगर पालिका कार्यालय में भारतीय किसान एकता उग्राहा के सदस्य इकट्ठा होकर नगर पालिका सचिव को सरकारी जमीन पर हो रहे धान की फसल की बिजाई को लेकर अवगत कराया। दरअसल काफी लंबे समय से सरकारी जमीन पर अज्ञात युवकों द्वारा फसल की बिजाई की जा रही है, जिसे लेकर भारतीय किसान उग्राहा के सदस्य कार्यालय पहुंच मामले की शिकायत की। भारतीय किसान एकता उग्राहा के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब सांठ-गांठ की वजह से हो रहा है। पहले भी नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब भी पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे और अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। नगर पालिका की जिहड़ी जमीन आ उते कोई बंदा धान लाई जांदा, ये बड़ी सोचने वाली गल आ भी जो कोई किट रखे तो नगर पालिका वाले नूं पता लग जांदा। पर पिछले कई सालों तो कोई अज्ञात बंदा उत्थे फसल बीज जांदा ते कोई कट के भी ले जांदा तो इन्हां नूं पता नहीं लगदा। खुद कह रहे हैं भी जमीन नहीं चढ़ी ठेके ते, किहड़े अज्ञात बंदे ने जिहड़े उत्थे फसल बो रहे ने। ये सीधी सरकार ते प्रशासन दी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਆ ਉਹਦੇ तहत हो रहा। के पास शिकायत लेके आए थे और वो जमीन हमने पब्लिक हेल्थ को नहरी वाटर वर्क्स के लिए दी हुई है, इसका रजिस्ट्रेशन भी पास किया हुआ है मैंने पहले, तो अभी देखते हैं। और इधर सोनीपत जिले में परिवार पहचान पत्र की खामियों के चलते बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी गई है, जिसके चलते सभी लोग अपनी पेंशन के रोके जाने को लेकर कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस बीच जिला समाज कल्याण अधिकारी अनीता ने बताया कि पेंशन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक पति पत्नी की परिवार पहचान पत्र में इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र में लोगों की इनकम ज्यादा चढ़ाई गई है, जिसको वेरीफाई करवाया जा रहा है, जिसके कारण ऐसे लोगों की पेंशन को वेरीफाई होने तक रोका गया है। और अधिकारी का यह भी कहना है कि जिनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम गलत लिखी गई है उसे ठीक करवाकर संबंधित दस्तावेज जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कराएं। वहीं प्रशासन ने दावा किया है कि काफी लोगों द्वारा दस्तावेज जमा करवाए गए हैं और उनके दस्तावेज और रिपोर्ट मुख्यालय में भेजकर पेंशन चालू भी करवा दी गई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है जी, जैसे विडो पेंशन है, फैमिली आईडी में उनके हस्बैंड का नाम है, उसके वो फैमिली आईडी से उसका नाम कटा नहीं है, तो ये करेंगे पर उसका नाम कटवाओ, उनको विडो शो करो, तब इनकी पेंशन आएगी, अदरवाइज पेंशन नहीं आएगी। काफ़ी लोगों की कटी हुई है। हाँ, मेरे जो अपने गाँव के हैं, मेरे भाई हैं, उनकी मिसेज है विडो अंजू रानी, उनकी से अब शराब के ठेकों की नियमित रूप से जांच की जाने का फैसला लिया गया है। दरअसल हरियाणा आबकारी विभाग की नई पॉलिसी आई है, जिसके तहत पिछले साल के हिसाब से इस साल 2 ठेकों की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 29 शराब के ठेकों में सरकार को मुनाफा हुआ है। साथ ही आबकारी विभाग के कमिश्नर ने बताया कि पिछले साल सरकार को जहां 433 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया था, वहीं इस बार 557 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। पॉलिसी के अंदर पुरानी पॉलिसी से अलग मेन चीज़ ये है कि पहले की जो 21-22 की पॉलिसी थी, 2021-22 के लिए सरकार की एक्साइज पॉलिसी थी, उसके अंदर एक जोन के अंदर 2 ठेके होते थे। नई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 के अंदर एक जोन में 4 ठेके बनाए गए हैं और इसके तहत पिछले साल 2021-22 में टोटल रेवेन्यू जो सभी इवेंट्स से, सभी जोन से मिला के आया था, वो लगभग 433 करोड़ का फरीदाबाद जिले से था और 2022-23 में ये बढ़कर 557.25 करोड़ में हो गया है। इधर गोहाना के राजकीय कन्या स्कूल में डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजर प्रवीण मेहता ने शिक्षकों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जन्म तिथि का वेरिफिकेशन करवाने और परिवार इनकम वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के परिवार का पहचान पत्र आईडी अनिवार्य किया हुआ है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संपूर्ण जानकारी लिंक की जानी है। दूसरे राज्यों से स्कूल में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की भी अस्थायी परिवार पहचान पत्र आईडी बनाई जाएगी, ताकि कोई विद्यार्थी विभाग की योजना से वंचित ना रहे। प्रवीण मेहता ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में किसी भी परिवर्तन को पूरी तरह से फ्री किया जाता है। कोई इसके लिए पैसे ले, उसकी शिकायत की जा सकती है। इनकम वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। जन्म तिथि वेरिफिकेशन के भी निर्देश दिए गए हैं। तो गोना की खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे राज्यों के बच्चों की बनेगी अस्थायी आईडी, ये कहा गया है। दाखिला लेने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन होगा। बता दें CRID मैनेजर ने शिक्षकों की मीटिंग ली और इस दौरान जो है कई दिशा निर्देश दिए और ये भी बताया गया कि जो नए बच्चे हैं जिनका दाखिला होगा उनका इनकम वेरिफिकेशन भी होगा, ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जन्म तिथि वेरिफिकेशन को लेकर भी जानकारी दी गई। भवानीखेड़ा नगरपालिका में कई दिनों से प्रधान पद के लिए चली आ रही उठापटक थम गई है। दरअसल सर्वसम्मति के साथ रमेश काजल नए नगरपालिका के प्रधान बने हैं। भिवानी SDM संदीप अग्रवाल ने बताया कि सर्वसम्मति से भवानीखेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद का चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें वार्ड नंबर 12 से रमेश काजल ने जीत हासिल की। इस अवसर पर 14 पार्षद
उपस्थित हुए थे, लेकिन एक वार्ड पार्षद उपस्थित नहीं हो सका था। आज नगर पालिका भवानीखेड़ा के प्रधान पद के लिए चुनाव था, जिसमें 14 पार्षदगण उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से अनअपोज्ड वार्ड नंबर 12 के पार्षद श्री रमेश को प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया। एक पार्षद कौन उपस्थित नहीं हुए? वार्ड नंबर श्री पंकज जो कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी शब्बीर उर्फ मित्तर को सीआईए पुलिस ने अदालत में पेश किया है, जहां से आरोपी को आगामी 26 जुलाई तक 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं आरोपी से पूछताछ के आधार पर नू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत पुलिस गांव की हर गली और हर घर की जांच कर रही है। साथ ही सर्च अभियान के दौरान पुलिस विभाग डंपर, जेसीबी, बाइक और अन्य गाड़ियों को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो जगह जगह चलाए जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन। बता दें कि डीएसपी हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसे लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई, रिमांड पर 5 दिन के लिए लिया गया है। अब उससे पूछताछ के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। कॉलोनी में हुई एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने बीके चौक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारे और हत्या में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीके चौक पर लगे जाम के चलते वहां कई वाहन फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम खुलवाने की कोशिश की। जाम की वजह से पुलिस ने रूट को भी डाइवर्ट किया। तो पर्वतीय कॉलोनी में एक शख्स की हत्या हो गई थी, जिसके बाद जो है वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था और जाम की स्थिति भी देखिए पैदा हो गई थी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और जाम को हटाया गया। तो हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर यहां पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और देखिए रास्ते पे जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया गया। बल्लभगढ़ में नगर निगम के एक्सईएन और बस स्टैंड चौकी इंचार्ज के बीच हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की और काम बंद रखा। निगम कर्मचारियों का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने एक शिकायत के आधार पर उनके साथ अभद्रता की और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। एक्सईएन के साथ की गई अभद्रता से कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। आपको सबको पता के माध्यम से कि 3 दिन से एजुकेशन चल रहा है। हमारी ये मांग नहीं है, एक सम्मान की लड़ाई है। जिस तरह से पूनम बसुंदी को एक एसआई द्वारा अपमानित किया गया है, उसको पुलिस आयुक्त महोदय तुरंत प्रभाव से निलंबित करें ताकि शहर की व्यवस्था खराब न हो। और 3 दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि कल में कोई व्यवस्था खराब होती है तो उसकी सीधे की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और नगर निगम प्रशासन की होगी। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में कस्बा शाहाबाद के निकट जीटी रोड पर सड़क हादसा हो गया, जहां 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पंजाब के राजपुरा से एक गाड़ी में सवार होकर पति पत्नी अपने बेटे को लेने दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और लोहे की जालियों से जा टकराई और गाड़ी पलट गई। इस भयानक दुर्घटना में पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। सड़क हादसे की खबर हम आपको बता रहे हैं। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रतिया से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर रतिया से स्कूल बस और बाइक में जोरदार टक्कर की खबर निकलकर सामने आ रही है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है।
बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। तो रतिया की खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे की खबर निकल सामने आई है। स्कूल बस और बाइक में जोरदार टक्कर हुई और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि बस चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो रतिया की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से सड़क हादसे की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर स्कूल बस और बाइक में टक्कर हुई और इस टक्कर के दौरान बाइक चालक जो है उसकी मौत हो गई है। हालांकि जो बस चालक था वो बस लगाकर वहां से फरार हो गया है। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है और चालक की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर ये रतिया से हम आपको बता रहे हैं। और रवि गोयल हमारे संवाददाता रतिया से अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, स्कूल बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है, क्या कुछ जानकारी? बताना चाहूंगा जी आपको, रतिया के गांव जल्लोपुर के पास और टक्कर काफी भयंकर है, क्योंकि टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल काफी दूरी पर जा गिरा और मोटरसाइकिल सवार को बताया जा रहा है कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई और रतिया के नागरिक हॉस्पिटल में लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और ये बताइए, क्या बस चालक के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? बताया जा रहा है कि बस चालक है जो मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी अभी जांच कर रही है कि कहां तक है और परिजनों के बुला लिया गया है और मौके पर परिजन भी पहुंच चुके हैं। रवि, ये बताइए, जो ये स्कूल बस था, कौन से स्कूल का था और ये हादसा किस समय हुआ? ये हादसा लगभग 1 घंटे पहले का हादसा है और जो ये स्कूल बस है इसका अभी स्कूल का नाम नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जो ये स्कूल बसें होती है ये अलग अलग स्कूल के बच्चों को भी ले जाते हैं। रवि, इस युवक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जो जिसकी मौत हो गई है, जिसकी बाइक थी? बिल्कुल जी, ये रतिया के जो अजीत नगर है वहां का रहने वाला है और इसका नाम सर्वजीत है और इसकी शादी भी हो चुकी है और ये ड्राइवरी का ही काम करता है। तो इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि जोरदार टक्कर हुई है, मौके पर देखिए बाइक सवार की मौत भी हो गई। अभी इन चीजों का जी अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रतिया की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां स्कूल बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो बस चालक है मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।